हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाल ही में अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही कम समय बचा है। तो अब हमें क्या करना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम से जस्ट पहले हमें फुल डिटेल नहीं चाहिए होती है। हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम समय में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना होता है। तो यही हमारी आज की वीडियो का टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम ये लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स कवर करने होंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक table. Second, what is chemical reaction? What is chemical reaction? Number third, extra valencies. ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4, characteristics of chemical reaction। ठीक है। नंबर 5, types of chemical reaction, effect of ऑक्सीडेशन। तो ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर मालूम होने चाहिए। अब हमें फटाफट से सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए, पीरियोडिक टेबल में एक इस तरह से स्ट्रक्चर दी जाती है। एक रफ स्केच आपको मालूम होना चाहिए इसका, क्योंकि इसके बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। ये जो फर्स्ट लाइन होती है, फर्स्ट कॉलम जो होता है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, 12, 13, 17, 18। ठीक है। इस तरीके से आपका ये पीरियोडिक टेबल हुई है ना। नंबर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बारे में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहां पे AMG। सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। 3 से लेकर 12 तक ये जो कॉलम्स होते हैं ना, सभी कॉलम्स को नहीं बनाया मैंने, जो स्पेशल कुछ नाम से जाने जाते हैं उन्हीं को हाईलाइट किया है। तो 3 से लेकर 12 तक जो कॉलम होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट। इसके लिए एक नाम और भी चलता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात आती है कि यहां पर 13 के लिए तो कोई खास नाम नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम ग्रुप बोल देते हैं उसको। 14th के लिए आप नाम डाल सकते हैं कार्बन फैमिली। 14th ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन फैमिली के नाम से, क्योंकि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो कार्बन है, और कार्बन मैक्सिमम चीजों में पाया जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बहुत सारे कंपाउंड्स में। खुद कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ग्लूकोज के फॉर्मूले में कार्बन होता है, हमारी स्किन में कार्बन होता है, ये मैक्सिमम चीजों में पाया जाता है। ठीक है। अब जो 17th ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल का जो 17th ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन फैमिली। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीजें आती हैं। जो नंबर 18 है, ये हीलियम से स्टार्ट होता है, बाकी इसको बोलते क्या है, इनर्ट गैस फैमिली। ठीक है, इनर्ट गैस फैमिली। अब ये जो ग्रुप है हमारे पास, जिनके कुछ अलग से नाम होते हैं ना, वो हमने देख लिया है। बाकी इस पूरी पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करने वाले
सभी एलिमेंट को अगर ओवरव्यू में देखा जाए तो ये 4 ग्रुप में बटे होते हैं। कितने ग्रुप में बटे होते हैं? 4 ग्रुप में, है ना, 4 बल्कि ब्लॉक बोलते हैं इसको, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड, इनको मिलाकर एस ब्लॉक कहा जाता है। फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक का जो नंबरिंग है, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? डी ब्लॉक एलिमेंट। 13 से जो आपका 18 नंबर है, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस, पी, डी। और ये जो नीचे की 2 लाइंस डली हुई हैं, इसको लेंथेनाइट सीरीज, इसको एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में एल ए और ए सी ये एलिमेंट होते हैं, उसके बेस पे नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? तो एस, पी, डी, एफ। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आते हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आते हैं, उन सभी एलिमेंट को 4 अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, एस, पी, डी, एफ। कुछ पर्टिकुलर जो ग्रुप होते हैं उनको अलग से भी नाम दिया जाता है। एल्काली मेटल ग्रुप, एल्काली अर्थ मेटल ग्रुप, कार्बन फैमिली, हैलोजन फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, है ना। 3 से लेकर जो 12 तक का नंबरिंग है उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब इसी के लिए एक और नाम डाला हुआ है, और वो क्या है? ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं ये थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए। आप 2 एग्जांपल याद रखिएगा, Fe और एक कॉपर। ये सिलेबस में ही है, ये जरूर याद होने चाहिए। आयरन की 2 तरह की वैलेंसी होती है ना, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। कॉपर भी 2 वैलेंसी दिखाता है, Cu+1 और Cu+2, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, इस तरीके से। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट हमें और क्लियर करना होगा यहां पे, कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, ठीक। अब 18 जो ग्रुप हैं वो ऐसे वर्टिकल लाइंस होती हैं, और जो 7 पीरियड्स हैं वो इस तरीके से लाइंस होती हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाले जो होते हैं वो पीरियड हैं, और वाई एक्सिस वाले जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट फर्स्ट टॉपिक के लिए, टोटल एलिमेंट आप 115 कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। हालांकि ये तो रेगुलर अपडेट होता रहता है डेटा, पर फिर भी 115 एलिमेंट पाए जाते हैं, 115 एलिमेंट होते हैं, जिसमें मोस्टली मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, नंबर 2। अब देखिए हमें ये समझना है सेकंड टॉपिक में केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर दिखाता हूं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन का सिंबल होता है, ये जो हम एरो मेंशन करते हैं ना, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट होता है और एक होता है टेल पार्ट। तो टेल की तरफ जो चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्टेंट, ठीक है। और जो हेड की तरफ चीजें होती हैं, एरो के हेड पार्ट की तरफ जो चीजें होती हैं, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात आती है कि रिएक्शन के दौरान ऐसा क्या होता है। अगर पूछा जाए कि भाई रिएक्टेंट के मिलने से या रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, पर ऐसा हुआ क्या, है ना। तो आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एटम्स के बीच रीअरेंजमेंट होता है और रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्शन करेंगे उस दौरान, ठीक है। तो एक रिएक्टेंट जब दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है तो वहां पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है एटम्स को लेकर, और एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग है। तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई एक नया सब्सटेंस बना है, तो एक नया प्रोडक्ट बना है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना।
लेकिन आप सोचिए, सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉमन साल्ट, आयोडाइज्ड नमक को खाने की सलाह दी जाती है और खाना चाहिए। ब्रेन वाली हरकतें करे, ब्रेन अपने आप में सफिशिएंट वे में काम कर सके, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है NaCl, है ना, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है साल्टेटरी कंडक्शन, जिसमें एक दूसरा नाम डाला हुआ है, वो क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम आ रहा है उसमें भी। लेकिन फिर हम ऐसा करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड ना लेकर सोडियम ले लेते हैं अलग से, क्लोरीन अलग ले लेते हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब ये कंबाइंड हो जाते हैं तो ये बहुत एसेंशियल बन जाता है, हमारे फेवर में आ जाता है, लेकिन ये अगेंस्ट है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो रिएक्टेंट होते हैं ना, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है, और जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये चीज हमें क्लियर हुई। अब हमें लेना है नेक्स्ट, नंबर 3, इसको टिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर 3, एक्स्ट्रा वैलेंसी। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वैलेंसी मालूम होनी चाहिए ना, वो बहुत जरूरी है। हालांकि होती तो बहुत सारी हैं, पर लेकिन कुछ मेन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक्स्ट्रा वैलेंसी, देखिए 20 तक जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रो सीक्वेंस वाले है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये 20 तक की जो सीक्वेंस है, इनके लिए आपको वैलेंसी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। उस पर हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिलेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ हमें एक्स्ट्रा वैलेंसी मालूम होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अब वो क्या है जो इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सब आयनिक फॉर्म दिखाई हुई है आपको। नेक्स्ट, SO4 सल्फेट, क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? -2। आप इसको 2- लिखिए या -2, वो एक ही बात है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। लेड +2, मरकरी Hg +2, NO3 -1, ClO3, ठीक है। क्लोरेट, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरेट। इनके नाम भी लिख लेते हैं यहां पर, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, लेड, मरकरी, ये आपका होता है नाइट्रेट, क्लोरेट, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी हैं, ठीक है। हालांकि आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thescienceworld.in, वहां पर आपको केमिकल रिएक्शन की जो नोट्स हैं उसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा वैलेंसी लिखी हुई हैं, आप वहां से भी उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वैलेंसी में आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है वैलेंसी का वो कवर करना है। आप नाइट्राइट भी ले सकते हैं इसमें अगर आप लिखना चाहें, ये भी काम आ जाता है वैसे, NO2। देखिए इसमें छोटा सा डिफरेंस है, नाइट्रेट और ये यहां पर 3 आ रहा है ना, यहां पर 2 लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा? नाइट्राइट, है ना। अगर नाइट्राइड की बात आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्राइड की बात आती है तो वहां पर वो N जो होता है हमारा नाइट्रोजन का सिंबल, तो उसके लिए वैलेंसी पार्ट को शो करता है, वैलेंसी -3 आती है उसमें, है ना। तो वो नाइट्राइड है, ये नाइट्राइट है और ये नाइट्रेट है ना। तो इसी तरीके से कुछ जो वैलेंसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, उसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो डाउट खत्म हो जाएगा।
तो ये हमारा एक टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नंबर 4। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है। देखिए किसी भी चीज के लिए जिसके आधार पर हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी व्हीकल को या कोई भी XYZ या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना, उसको पहचानते हैं कि हाँ भाई ये चीज तो वो वाली चीज है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल्स है और वो रेंग कर चल रहा है तो आप समझ जाएंगे ये तो रेप्टाइल्स है ना। कोई फ्लाइट मोड ले रहा है तो आप समझ जाएंगे ये तो भी बर्ड्स है। तो ऐसे ही क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके आधार पर हम चीजों को पहचानते हैं। अब बात आती है यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है ना। रिएक्शंस जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जिक्र किया जाता है, उसको या एक्सप्लेन किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना केमिकल रिएक्शन की, वो क्या होती हैं जिसके आधार पर हम उसको पहचान पाए। तो वो नंबर फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी evolution of gas, second formation of PPT, next change in temperature, next change in state और लास्ट चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर। तो देखिए अगर कोई आपने रिएक्शन देखी और उस रिएक्शन को देखने के बाद आप कहते हैं कि हाँ भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो रही है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है। 5 में से कोई भी, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही हो सकता है आपको एक रिएक्शन में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, पर कम से कम एक जरूर मिलनी चाहिए, तब आप उसको बोल पाएंगे कि हाँ भाई ये रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल लेते हैं इनके। इवोल्यूशन ऑफ गैस में कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हुई। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, BaCl2 रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, और क्या बनाता है, BaSO4 प्लस BaSO4 साथ में HCl। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये जो बन रहा है ना प्रोडक्ट जो बन रहा है, इसमें जो BaSO4 आ रहा है ये हमारे पास क्या है, आपका PPT। क्या बोल रहे हैं, PPT का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे आप रिएक्शंस कराते हैं ना, रिएक्टेंट के बीच में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, अघुलनशील पदार्थ जो होता है, ठीक, जो सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, PPT। तो ये व्हाइट PPT होता है। अगर आप कलर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, पर लेकिन आप PPT जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो क्योंकि उसी के आधार पर यहां पर हमें गैस को हाईलाइट नहीं करना है, यहां पे हमें PPT को हाईलाइट करना है। फर्स्ट रिएक्शन में हमें गैस को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्क जरूर करना होगा। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर C, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज, देखिए CaCO3, जब आप इसको हीटअप करते हैं ना, तो हीटअप करने के बाद क्या होता है, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीजें बन रही हैं। अब इसमें टेम्परेचर में चेंज हुआ है ना, क्योंकि CaCO3 तो भाई तब टूटेगा जब उसको हीट मिलेगी। तो हीट मिलने के बाद जो ब्रेक डाउन हो जाता है तो वहां पे 2 नए प्रोडक्ट देखे जाते हैं। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बना रहा है, पर कब, हीट को प्रोवाइड करने के बाद, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं उसके बाद। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। हीट देनी पड़ रही है पर हीट रिलीज नहीं हो रही है ना। नेक्स्ट नंबर D, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, तो हालांकि और भी बहुत सारी आ चुकी हैं, पर मेन जो स्टेट है वो सिर्फ 3 है ना। प्लाज्मा वगैरह को भी जोड़ दिया जाता है, पर मेन स्टेट क्या होती है, सिर्फ 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपने जैसे
कार्बन, आपने जैसे सोडियम की रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ और आगे क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है। तो सोचने वाली बात कि जो NaCl है ना, ये अलग स्टेट दिखाता है, क्लोरीन गैसेस स्टेट दिखा रहा है और सोडियम ये भी आपका सॉलिड स्टेट दिखाएगा। तो ये सॉलिड स्टेट है, गैसेस स्टेट है, और ये आपके पास जो है NaCl ये भी आपके सॉलिड फॉर्म दिखा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से गैसेस स्टेट कहाँ गई, गायब हो गई ना, चेंज हो गई ना। ठीक है, हालांकि इसको गायब होना नहीं बोलते हैं, पर चेंज हो गई है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई गैसेस फॉर्म जो थी वो बदल चुकी है, क्योंकि जब क्लोरीन अकेला है तो अलग तरह का असर दिखाएगा और जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो अलग तरह का इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, चेंज इन कलर, जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। ये देखिए एक्स्ट्रा वैलेंसी काम आ गई ना, बिल्कुल। तो लेड नाइट्रेट को हीट देने के बाद ये ब्रेक हो जाता है और क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और O2। ठीक है, अब ये जो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, इसमें ये येलो कलर दिखाता है। कैसा कलर दिखाएगा, PbO लेड ऑक्साइड येलो कलर, जबकि ये कलरलेस होता है। तो कलर में बदलाव आ रहा है, शुरू में कुछ और कलर था, प्रोडक्ट की तरफ कुछ और कलर देखा जा रहा है, या फिर शुरू में कलर नहीं था, प्रोडक्ट में कुछ कलर देखा जा रहा है। तो ये सब चीजें किस में आएंगी, चेंज इन कलर में। तो ये हमारे पास नंबर 4 टॉपिक कंप्लीट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। Number 5, types of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं, देखिए यहां पर 4 टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन के अंदर भी टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बेसिस पे, हीट के बेसिस पर, है ना। डीकंपोजिशन बाय हीट हो सकता है, थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं उसको, या आपका इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन हो सकता है, या फिर एक होता है लाइट के बेसिस पर, इस बेसिस पर, लाइट के बेस पर, है ना। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 4, हालांकि इसको नेक्स्ट अलग से भी ले लेते हैं या इसके साथ भी ले सकते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, है ना। बाकी इसको अलग ही लिख लेते हैं। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और एक आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि यहां पर नाम हाईलाइट कर रहा है उस चीज को कि भाई कुछ चीजें आपस में जुड़ती हैं तब जाकर एक प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे इजी एग्जांपल इसमें आप सोडियम वाला ही ले सकते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर ऐड करते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, है ना, CaO। क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं और क्या बनता है, लाइम वाटर बन जाता है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, चीजें जुड़ रही हैं तब जाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहां पर ये 2 चीजें ऐसे कंबाइंड हो रही हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी हैं। तो इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन में क्या होता है, करंट के बेसिस पर। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर को जब करंट के बेस पर हम फ्रैक्शनेट होते देखते हैं तो क्या चीजें बनती हैं, H2 + O2। H2O2 साथ में होते हैं तो उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, क्लीनिंग एजेंट होता है।
लेकिन H2 और O2 ये दो प्रोडक्ट देखे जाते हैं ना। ये इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में हीट के बेस पर आप लेते हैं, तो इसमें आप ले लीजिए CaCO3 है ना। CaCO3 हीट मिलने पर ब्रेक हो जाता है और CaO प्लस CO2 बनाता है, तो ये डिकम्पोजिशन बाय हीट हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक बेसिस पर है। लाइट वाले में आप लीजिए सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड जब लाइट के बेसिस पर फ्रैक्शनेट होता है तो यहां पर दो प्रोडक्ट देखे जाते हैं, एक सिल्वर और एक क्लोरीन गैस है ना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में बल्कि इसका इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है बहुत बार। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होने वाली रिएक्शन कौन सी है, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप, है ना। नेक्स्ट सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक जब रिएक्शन करता है HCl के साथ तो क्या बनाता है ZnCl2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है +2, तो फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे आती है और सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट के नीचे। अब क्लोरीन की तो वैलेंसी -1 है, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, प्लस H2 ये अलग हो जाता है, बाकी तो बैलेंसिंग में काम आ जाता है। बैलेंसिंग सबसे ईजी है कि नंबर्स को आपको बैलेंस करना होता है, जैसे मैं आपको इससे बैलेंस करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर भी सिंगल है, ठीक है, H यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल है, तो आप 2 लगा दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब वो Cl से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2Cl हो गए, यहाँ पे पहले से 2Cl था, खत्म, बराबर हो गया। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप एग्जांपल लेंगे H2SO4 प्लस ZnCO3 है ना, प्लस BaCl2। तो बैरियम क्या करेगा, Cl2 को छोड़ेगा और सल्फेट को पकड़ेगा। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो रिएक्टेंट होते हैं और दोनों ही कंपाउंड की फॉर्म में रहेंगे ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है और एक आपका जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है ना। तो HCl से बॉन्ड बनाएगा HCl BaSO4 बैरियम सल्फेट। अब लास्ट हमारा आता है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ना। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीजें होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अवेलेबल होते हैं, तो या दोनों ही चीजें ऑब्जर्व हो पाती हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को आप, ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का प्रेजेंट होना। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, रिमूवल ऑफ H हाइड्रोजन, एड हाइड्रोजन, रिमूव या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। रिडॉक्स रिएक्शन पर भी हमारी एक डिटेल वीडियो बनाई गई थी और आप सबने उसको देखा भी होगा, और अदरवाइज आप अपने साइंस वर्ड चैनल पर उसको सर्च करेंगे तो आपको वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन पर वीडियो मिल जाएगी, उसमें आप काफी डिटेल में उसको समझ सकते हैं जब आपके पास टाइम होगा तब, क्योंकि आपको टाइम बचाना है और पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करना है, ये बात जरूर याद रखिएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन देखी जाए। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर प्लस वाटर, है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एग्जांपल है। CuO से अगर आप Cu पर फोकस करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन हटा है ना, इसलिए से क्या बोलेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस। H2 से H2 पे फोकस कीजिए, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्लियर। तो अब यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है और रिडक्शन प्रोसेस भी है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि हां भाई ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो इस तरीके से हमारा ये 5th पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। इसमें एक छोटा सा आप लाइंस को और ऐड कर लेना, वो अच्छा रहेगा। हीट के बेसिस पर दो तरह की रिएक्शन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एंडोथर्मिक और
एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, CaCO3 टूट कर क्या बनाता है CaO प्लस CO2, ठीक है। लेकिन जब उसको हीट मिलती है तो ये एंडोथर्मिक हुआ। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, आप मार्केट से चूना लाते हैं, CaO लाते हैं, है ना, क्विक लाइम वगैरह बोलते हैं इसको, इसमें पानी मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, चूने का पानी बन जाता है, लाइम वाटर बन जाता है, स्लेग लाइम भी कह सकते हैं। तो यहां पर इसके साथ हीट रिलीज होती है ना, इसके साथ में हीट रिलीज हो रही है, ये देखिए, है ना, और यहां पर हीट देनी पड़ रही है। तो इसीलिए ये दो अलग अलग टॉपिक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट, जिसमें हीट रिलीज होगी, रिएक्टेंट की तरफ नहीं, प्रोडक्ट की तरफ हीट लगानी है, यहां पे रिएक्टेंट की तरफ हीट का आपको सिंबल डालना होगा, ठीक है। तो अब हमारा ये 5th टॉपिक कंप्लीट हुआ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में एक नाम आता है कोरोड, एक होता है कोरोजन, ठीक है, और एक होता है रस्टिंग। देखिए कोरोड का मतलब कि कोई भी मेटल जब उसको ईटन अप किया जा रहा है वो मेटल खराब हो रही है ना। कोरोजन जो है ना एक जनरल नाम है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब खराब होती है तो मुझसे क्या बोल रहे हैं, कोरोजन हो रहा है, मेटल से रिलेटेड, है ना। तो एक्सोलेट कोई भी मेटल हो, लेकिन अगर आप हाईलाइट करते हैं किस चीज को, आयरन को, किसको हाईलाइट कर रहे हैं, आयरन को, तो वो किससे रिलेट करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, अगर सिर्फ आयरन मेटल खराब हो रहा है, पानी और हवा इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, ये लोहा जो होता है जंग लगने लगता है उस पर, है ना, कोरोड होने लगता है। लेकिन उसको कोरोड ना बोलकर क्या बोलते हैं, ज्यादा अच्छा नाम जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। कोरोजन सभी मेटल्स के लिए, आयरन के लिए स्पेशली रस्टिंग, और आयरन के अलावा, है ना, आयरन को छोड़कर बाकी जितनी भी बचती हैं मेटल्स, अगर वो खराब हो रही हैं, चाहे वो कॉपर हो या कोई भी XYZ, है ना, तो उसके लिए चलता है कोरोड, ठीक। अब इसमें एक लास्ट वर्ड और वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, फूड का स्पॉइल होना, है ना, फूड का स्पॉइल होना, क्योंकि ऑयल वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह की जिसकी वजह से फूड खराब हो जाता है, ज्यादा स्पाइसी वगैरह, है ना, स्पेशली तो ऑयल का जिक्र किया जाता है। तो फूड जब स्पॉइल होता है या फूड को जब कैरेक्टराइज्ड करते हैं अनप्लीजेंट स्मेल के द्वारा, फूड को जब हम कैरेक्टराइज करते हैं अनप्लीजेंट स्मेल के जरिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भाई फूड रेंसिड हो गया है, फूड खराब हो गया है ना, स्पॉइल हो गया है, ठीक। अब हम उसको कैसे बचा सकते हैं, भाई जितना बना है वो सब खा लेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। कई बार क्या होता है एक्स्ट्रा फूड वगैरह बन जाता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, पर थोड़ा बहुत समय के लिए तो बात ठीक है ना। फ्रिज तो सिंपल एक ही काम करता है, भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देता है, ये रिएक्शंस की या बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लिकेशन रेट है उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। सिंपल इतना ही होता है लो टेम्परेचर पर तो। लेकिन क्या होता है कि क्या तरीके हो सकते हैं फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, रेंसिड होने से रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। नंबर 2, सनलाइट के कॉन्टेक्ट से दूर रख सकते हैं। नंबर 3, आप लो टेम्परेचर टेक्निक का यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, आप एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट और लास्ट वो है एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 2 नाम आते हैं और वो नाम क्या है, BHA और BHT, ठीक है। तो BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट था वीडियो का कि आपको कम से कम समय में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन के रिवाइज कराना, वो कंप्लीट हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको समझ में आया, आपने अच्छे से रिवाइज किया, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कि नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के रिवीजन की चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, उसी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।